हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन ईडियम्स को लेके। जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ईडियम्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ईडियम है फार क्राई फ्रॉम। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। दिखने में कुछ और असलियत में कुछ, मतलब बहुत अलग, जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं, द अपार्टमेंट जिस घर में वो अब रह रहे हैं इज अ फार क्राई फ्रॉम दैट ह्यूज मैंशन जो जहां पे वो रहते थे पहले। या मैं ये बोलूं, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट इट इज टाइम फॉर हिम कि अब वो रिटायरमेंट ले ले। जो उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस थी या है, दे आर फार क्राई फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी ड्यूरिंग हिज पीक ईयर्स। जो पहले वो काम किया करता था उससे बहुत अलग है। या मैं ये बोलूं, क्योंकि एक रोड ब्लॉक था, एक प्रॉब्लम थी, हम लोगों को फोर्स किया गया कि हम लोग टेंट्स में रुकें बाकी लोगों के साथ। इट्स अ फार क्राई फ्रॉम द कंफर्टेबल आरामदायक रूम्स जहां पर हम पहले रहते थे या जो हमने बुक किए थे। चल आगे चलते हैं। अगला इडियम है फील अ बिट अंडर द वेदर, विच मीन्स बीमार फील करना, या हैंगओवर होना, या सिक फील करना। जैसे मैं बोलूं, मैं काम पे नहीं गई, आई डिड नॉट गो टू वर्क टूडे एज आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। या मैं ये बोलूं, यू वर फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर सो यू डिसाइडेड कि मैं मूवी पे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। या ये भी बोला जा सकता है, हमने इतना हैवी लंच खा लिया, वी हैड अ हैवी लंच टुडे एंड नाउ अब आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। तो होता क्या था, ये कहां से आया? ये जो फ्रेज है ये यूज किया जाता था मेरे टाइम, पानी में जो लोग होते हैं वहां पे ये यूज किया जाता था सेलर्स के लिए। तो सेलर्स जब वो अच्छा फील नहीं करते थे, ठीक फील नहीं कर सकते थे, उस टाइम पे उनको डेक के नीचे भेज दिया जाता था कि आप ठीक हो जाइए, आप नीचे चले जाइए, ऊपर मत रहिए, ताकि वो वेदर से दूर रह सके। जी हाँ। अब हम चलते हैं अगले वाले ईडियम की तरफ, जो कि है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। मतलब किसी इंसान का भी जो जुर्म है वो पकड़ा नहीं गया तो उसको हम इनोसेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। मतलब टू ट्रीट अ पर्सन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन कन्विक्टेड। या आप किसी पे बिलीव करते हो कि कुछ और सच निकला तो ये चीज गलत हो जाएगी जो भी आप बोल रहे हो। मतलब आप किसी पे भरोसा करते हैं, उनको एक चांस देते हैं, जबकि हो सकता है जब सच सामने हो या सच सामने आए तो वो इससे भी भयानक और वो गलती उस इंसान ने की हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गिव हर, एक बार दे देते हैं इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट और मान लेते हैं कि शी इज राइट। मतलब अभी तो उनका जुर्म पकड़ा ही नहीं गया तो ठीक है। या मैं ये बोलूं कि मेरे को पता है जॉन ने विंडो तोड़ी है और वो ना 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 बोल रहा है, बट आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट जब तक मैं वो वीडियो नहीं ले लेती सर्वेलेंस कंपनी से, जिससे पता चल जाए कि हाँ जी इन्हीं ने ये काम किया। अब ये कहां से आया? लॉ में ना एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं रीजनेबल डाउट। जब किसी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जब तक उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं किए जाते, तब तक उस इंसान को इनोसेंट ही माना जाता है कि इसने सच में ये जुर्म नहीं किया। अगला इडियम है हियर थ्रू द ग्रेप वाइन। इसको ये भी बोला जाता है हियर ऑन द ग्रेप वाइन। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको बताऊंगी, बट इसका मतलब ये होता है कि अफवाहों को बिलीव कर लेना, कहीं से सुनना, जिसने आगे कहीं से सुना हो, उसने आगे कहीं से सुना हो, मतलब कोई सही सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन लेने का। जैसे मैं ये बोलूं, आई हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन कि उसको प्रमोशन मिल गई है, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, कहीं से सुनती सुनती खबर आई थी। या मैं ये बोलूं कि वी हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन
कि हमारी कंपनी को एक और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, बट मैं तब तक नहीं भरोसा कर सकते क्योंकि आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन, और जब तक ऑफिशियली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती आई कांट कॉमेंट। या आप ये बोल सकते हैं जो न्यूज में चलता है, हम बार बार सुनते हैं हियरिंग इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट वो दो को स्टार्स हैं मूवी के, वो शादी करने वाले हैं, बट वो खुद उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये तो रूमर्स हैं जो उड़ते जा रहे हैं। तो हुआ क्या था जब ग्राफ लाइन की जो इन्वेंशन हुई थी, ठीक है, तब क्या होता था, ये टर्म आया जिसे हम बोलते हैं ग्रेप वाइन टेलीग्राफ। ये जो खबर होती है सबसे जल्दी फैलाने के लिए, पास रहने वाली आसपास लोगों को फैलाने के लिए न्यूज ये यूज किया जाता था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ग्रेप्स उगाते थे और गरीब थे और ग्रेप वाइन के पास रहते थे। तब ये टर्म जो थी, तब इसे हम बोलते थे ग्रेप वाइन टेलीग्राफ। उसके थ्रू फटाफट वर्ड ऑफ माउथ यूज कर कर क्लोजली निट कम्युनिटीज में हम ये खबर, कोई भी खबर पहुंचा दिया करते थे। वहां से ये शुरू हो गया। जो हमारा अगला इडियम है वो है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसे हम बोलते हैं बी एक्यूरेट अबाउट समथिंग, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, मतलब बिल्कुल सही जगह पे निशाना मारना, वो चीज करना जो बिल्कुल सही है। जैसे मैं बोलूं कि ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड कि ही इज लैकिंग विजन एंड नीड्स फोकस, क्योंकि उसने मान लिया कि उसकी गलती है, फोकस नहीं है, विजन नहीं देख है उसका भी कोई। या मैं ऐसे बोलूं, व्हेन माई कार जब मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मेरे फ्रेंड ने एक नजर घुमाई और बोला ये इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। मुझे लगता है बिल्कुल सही आंसर दिया, मतलब ही हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये कहां से आता है, ये तो समझ में थोड़ा थोड़ा आता है कि जो लोग कारपेंट्री में इन्वॉल्व थे तो वो एक हथौड़ा लेकर जब एक छोटे से कील को मारते थे, जैसे ये कील है, ठीक है, तो ये उसका हेड होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब आप हथौड़ा मारे तो वो उसके हेड पे ही जाके बजे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि ये कील इस सरफेस के अंदर चला जाए, अगर आप इसको मिस कर जाएंगे, इधर या उधर मारेंगे, तो उससे ऐसा होगा ये सरफेस भी डैमेज हो सकता है कि आपका जो हाथ है आप उसको भी इंजर कर लें। चलिए आगे चलते हैं, जिसे हम एक और हिट यूज करते हैं, हिट द सैक, हिट द शीट्स, हिट द हे। इसका मतलब गो टू बेड या गो टू स्लीप। जैसे मैं बोलूं आई एम रियली टायर्ड, इस वीडियो के बाद आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। या आप बोले मैम अभी हम एक लंबे रोड ट्रिप से आए हैं और हम लोग वी आर डेड टायर्ड, बहुत टायर्ड हैं, एंड वी आर रेडी टू हिट द हे। जितनी जल्दी हम बस कमरे में पहुंचेंगे हम फटाफट जाके सो जाएंगे। या मैं ये बोलूं ही वॉन्टेड कि वो ही हिट द सैक या हिट द शीट्स, हिट द हे, और उसका मन नहीं था, ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू द पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये ना पहले जो हम मेट्रिसेस यूज करते थे, जैसे आप ये देख रहे हैं जिसके ऊपर ये सोए हुए हैं, ये वाला, ये जो होती थी पहले ओल्ड सैक, हे या स्ट्रॉ की बनी होती थी, चारे की बनी होती थी। सो इसीलिए ये जो टर्म कॉइन किया गया है, हिट द सैक, हिट द शीट्स, हिट द हे, बहुत पुराने टाइम से चलता है। आगे चलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, गर्मो गर्मी में ये चीज हो गई, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, मतलब कुछ ऐसा कर देना, कुछ ऐसा बोल देना क्योंकि आप गुस्से में थे या बहुत एक्साइटमेंट में थे या बहुत ओवरवेल्म, बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि क्या हो रहा है और आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या बोल दिया, मतलब थॉटलेस एक्शन था। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ही डिडंट, उसका मतलब ये नहीं था जो उसने बोला, वो इसने इसलिए बोल दिया क्योंकि इट वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। या मैं बोलूं कई बार जॉब से लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना इरिटेट हो जाते हैं, और मैं बोलूं ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड,
बहुत स्ट्रेस था, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, गर्मो गर्मी में, ही क्विट द जॉब। या मैं ऐसा बोलूं, मीटिंग चल रही थी और एक इंसान को बहुत गुस्सा आया, भाई साहब ने अपने बॉस के ऊपर चिल्ला दिया, क्योंकि it was in the heat of the moment. He shouted at his boss and called him names. उसको अलग अलग नाम दिए, तुम ये तुम वो। अरे वो करना नहीं चाहता था, बट बेचारे से हो गया हीट ऑफ द मोमेंट में। चलिए अगला करते हैं, इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब कुछ ऐसे एक्शंस, ये लेडीज को ही देख लीजिए, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो अकेले आप कर ही नहीं सकते, उसमें दो लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन, कोई सिचुएशन जिसमें दो लोग बराबर के हिस्सेदार है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अरे मेरे को ब्लेम मत करो इस लड़ाई के पीछे, इट टेक्स टू टू टैंगो, तुम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितनी मैं। या मैं बोलूं, We will never reach an agreement. हम कभी एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे unless we sit down for a discussion. डिस्कस करो, क्योंकि एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, it takes two to tango. या मैं बोलूं, I cannot do this all alone. मैं अकेले नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते, neither can you. ये वीडियो को सक्सेसफुल करने के लिए, बनाने के लिए टेक्स टू टू टैंगो। जी हाँ, और मालूम है इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कहां से आया, ये आया साउथ अमेरिका से, क्योंकि साउथ अमेरिका में टैंगो एक डांस है। बिल्कुल सही पहचाने, टैंगो एक डांस है जिसमें दो लोग जरूरी होते हैं, और वहां से उस डांस को परफॉर्म करने के लिए जैसे दो लोग जरूरी होते हैं, वहां से ये एक्सप्रेशन बहुत फेमस होना शुरू हो गया कि अरे इट टेक्स टू टू टैंगो, टू टू टैंगो। कोई भी सिचुएशन, कोई अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, मतलब दो लोग लगेंगे ही लगेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इसको गेट ऑन द बैंड वैगन या क्लाइंब ऑन द बैंड वैगन। मतलब ये वो चीज करनी शुरू कर देनी जो बहुत फैशनेबल है, जो ट्रेंड में है, जो प्रॉफिटेबल है। जैसे आजकल सब लोग यूट्यूब वीडियो करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि आप वो लोगों को ज्वाइन कर ले जिसमें आपको लग रहा है कि अरे इसमें बहुत सक्सेस मिलेगा हम लोगों को। तो अलाइनिंग योरसेल्फ विद समथिंग दैट इज फैशनेबल, या वो चीज ज्वाइन करना जो पॉपुलैरिटी गेन करती जा रही है। जैसे मैं ये बोलूं, मतलब इट्स लाइक मर्सिडीज जंप ऑन द बैंड वैगन एंड इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने अपनी वर्जन ऑफ एसयूवी कर ली क्योंकि बाकी सब लोग भी एसयूवीज लेकर आ रहे थे। या मैं ये बोलूं कि मेरे फ्रेंड्स जो है दे आर ऑब्सेस्ड कि हमें तो आईफोन लेना ही लेना है, लेकिन मैं हूं जो बोलती हूं कि अरे नहीं, आई रिफ्यूज, मैं मना कर रही हूं, आई वॉन्ट गेट ऑन द बैंड वैगन, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट वाला, कीप समथिंग एट पे, which means keep or hold at bay. One can also say keep or hold at bay. इसका मतलब ये होता है कुछ डेंजरस चीजों से डिस्टेंस बनाए रखना, मतलब पास नहीं जाना उस चीज के, या अपने आप को बुरी तरह अफेक्ट होने वाली चीजों से डिस्टेंस रखना ताकि वो आपको हार्म ना कर सके। या हो सकता है वो चीज ना हो, कोई इंसान भी हो, तो अपने पास ना आने देना और अपने आप को हार्म ना करने देना, जैसे ये बच्ची कर रही है, मतलब दूर रखना। जैसे मैं बोल सकती हूँ जो साइंटिस्ट थे, दे वर एबल टू कीप द डिजीज, वो डिजीज को बे पे रख सके, क्योंकि दूर रख सके क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन यूज कर रहे थे। या हम ये बोल सकते हैं कि गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो हेल्प करेगा हमें कोविड-19 को बे में रखने के लिए, एट बे।
ठीक है, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि द एरिया वाज हिट बाय अ सीरियस एपिडेमिक, बट ये इंसान इतना लकी था दैट ही कुड कीप हिमसेल्फ एट बे। अब अगला इडियम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एक तीर से दो निशाने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मतलब दो डिफरेंट चीजें अचीव कर लेनी, एकम्प्लिश कर लेनी एक ही टाइम पे, या दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी एक सिंगल एक्शन से। सिंगल एक्शन टू थिंग्स, सिंगल एफर्ट टू थिंग्स, या टू एंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं कि मैं कनाडा गई थी अपने बिजनेस ट्रिप पे, तो वहां जाके आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बिजनेस ट्रिप का बिजनेस ट्रिप हो गया और वहां पे मैं अपने रिलेटिव्स को भी मिल ली। ऐसे भी कहा जा सकता है। साइकिल करते हुए अगर आप अपने काम पे जाए साइकिलिंग करते हुए, इट किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब आपके पैसे भी बचते हैं और आपको एक्सरसाइज करने का मौका भी मिलता है। या मैं ऐसा बोलूं, सुबह चाय पीते हुए मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, मतलब एक तीर से दो निशाने, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो ये एक स्टोरी थी जहां पर एक ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है, जहां पर एक इंसान ने दो बर्ड्स का शिकार किया एक पत्थर से, ताकि वो उनके फेदर्स लेकर विंग्स बना सके। फादर और सन जो है वो भागना चाहते थे, किसी सिचुएशन में फंस चुके थे, वहां से उड़ना चाहते थे विंग्स बनाकर। तो उन्होंने एक निशाना मारा और दो बर्ड्स को इकट्ठे गिरा डाला, तब से ये फ्रेज हम यूज करते आ रहे हैं। अगला है लास्ट ड्रॉ, मतलब आखिरी पड़ाव, द लास्ट इन सीक्वेंस ऑफ बुरी चीजें जो हो रही थी। बस ऐसे जैसे बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है और उसको इनाम मिलने वाला, वो बोले कि अरे ये लास्ट वाला टुकड़ा कहाँ पे चिपकाया जाए, या आप ये कह सकते हैं लास्ट ट्रबलेबल जो या टॉलरेबल थिंग जो होती है, जो वन कैन नॉट एक्सेप्ट। आखिरी, बस ये आखिरी था। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू वेट, जैसे आप करते हैं फॉर द लास्ट ड्रॉ। अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे दिख रही है, आई डू समथिंग, मैं कुछ करूंगी उसके बारे में सूनर देन क्राइंग अबाउट इट। या मैं ये देखती हूँ कई लोग, मुझे देख के बहुत दुख होता है कि कुछ पीपल हमेशा दे वेट द लास्ट ड्रॉ, कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, जब तक पूरा नुकसान नहीं हो जाता, जब तक वो कोई एक्शन लेते हैं। या ऐसा बोला जा सकता है कि कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यू डोंट हैव टू वेट टू द लास्ट ड्रॉ और वेट फॉर द लास्ट ड्रॉ। You have to do something about the problem much sooner. तो अब हम चलते हैं अगले वाले के ऊपर, which is let sleeping dogs lie. इसमें बोला जाता है, ये एक सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को प्रॉब्लम में अगर देखते हैं, उसको बेटर है उस सिचुएशन को प्रॉब्लम में ना डलने से बचने के लिए आप उसको छोड़ दें। इट्स बेस्ट टू लीव उस सिचुएशन को। जैसे अब इसकी गाड़ी टूट गई, इट्स डिस्टर्बिंग, गाड़ी टूट गई, अब ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी धूप में वो बैठकर उसको जोड़ेगा, एक एक हिस्से को छोड़ दो। या टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट, कि अरे नहीं मैंने किया, रोड ने किया, मैं ठीक नहीं चला रहा था। मतलब बेस्ट है कि बुरी सिचुएशंस के बारे में ना बात की जाए, उसको बुला दिया जाए। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बार मैं लेट हो गई ऑफिस को और मेरे मैनेजर ने पूछा ही नहीं कि आप लेट क्यों आए हो, तो मैंने भी डिसाइड किया कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट। आई मीन इट इज द बेस्ट टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। या मैं ये बोल सकती हूँ, यू नो, इट्स नॉट कि ये जो दो लोग थे वो अग्रीमेंट पे आ चुके थे, जो इशू था उनके बीच में वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ था, बट इट्स जस्ट कि उन्होंने बोला कि चलो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड थिंग्स कंटिन्यू जैसे हैं। या मैं ये बोल सकती हूं, मैं चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टेल हर कि मैं क्या सोचती हूं उनके काम के बारे में,
बट फिर आप बोलो मैम मैं वीडियो पे कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई डिसाइडेड, चलो रहने दो, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। क्यों मैडम को दुखी करना? बट आई वुड लव टू सी योर फीडबैक। ये फ्रेज तब आया जब आप वॉच डॉग को बिना छेड़े, जो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, चुपचाप अपना काम करो और निकल जाओ, वो चीज है, क्योंकि पता है वो प्रॉब्लम में लाएगा। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके लिए हम एक और ईडियम यूज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। इसको ऐसा भी बोला जाता है स्पिल द सूप, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं स्पिल वंस गट्स। तो बहुत पहले क्या होता था, एनिमल्स को ना मार्केट्स में जब लिया जाता था तो एक डब्बे के अंदर या बैग के अंदर डाल दिया जाता था और सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता था, जैसे कैट की जगह कुछ और डाल दिया। तो जब वो डब्बा खुलता था या बैग खुलता था, वो ऑडियंस के लिए एकदम से सरप्राइज होता था। तब ये ओरिजिनेट किया। इसका मतलब अब ये है कि जैसे उस टाइम पे पता नहीं था क्या एनिमल होगा अंदर, इसका मतलब एक सीक्रेट आउट कर देना। जो पहले लोगों को नहीं पता वो बाहर डिस्क्लोज कर देना, टू अलाउ समथिंग दैट्स हिडन टू बी रिवील्ड। चलो बता ही देते। मतलब अब मैं बोलूं कि मेरे जो बॉस हैं, ही डिड नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो डील हुई थी, अनटिल जब तक फाइनल कागजात पे साइन नहीं हुए। या मैं बोलूं शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड फाइनली अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं शादी करने वाली हूं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब आई हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैंने बाहर कर दी, क्योंकि अब छुपाने का या प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं लास्ट इडियम की, जो है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसको हम ये भी बोलते हैं कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सॉरी ST, स्टोरी शॉर्ट, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका मतलब है उसको एब्रीवेट कर देना, छोटा कर देना, और किसी को टू द पॉइंट बता देना छोटे वर्जन में। जैसे आप मूवी देख कर आए और आपने बस ये बता दिया ऐसे हुआ ये हुआ, डिटेल्स छोड़ देना, टू द पॉइंट पहुंचना, मतलब बेसिक फैक्ट्स बताना और पूरी एक्सप्लेनेशन वगैरह सबको इग्नोर कर देना। अब लेट्स से किसी का अपार्टमेंट जो पहले वो ओन करते थे, किसी हालात में किसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बोलूंगी टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अभी भी उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बट अब वो ओन कोई और करता है, वो रेंट पे रह रहे हैं। या मैं ऐसे बोलूं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज स्ट्रैंडेड ऑन द हाईवे, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, मतलब कहीं से कहीं नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन तब एक ओल्ड फ्रेंड ने आकर, जो पास बाय कर रहा था, उसने मेरी हेल्प की। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी अफड़ा तफड़ी, इतनी ऑपोजिशन के बाद भी हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे एंड फाइनली हम अब हैप्पी। सो ये है आज के इडियम्स। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।